विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड कर रहे थे हम, व्यक्ति परिचय, जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज करना हमने विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में। एक बार उत्तराखंड में किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, भैंस का कट्टिया किसने लिखी? आंसर विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखी। यमुना के बागी बेटे किसने लिखी? आंसर विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखी। और मोहन गाता जाएगा, ये किसने लिखी? विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखी। ये 3 क्वेश्चन मैंने देखे अपने समय में। कौन कौन सा? भैंस का कट्टिया, यमुना के बागी बेटे और मोहन गाता जाएगा। जब मैं पेपर की बात कर रहा होता हूं तो जरूरी नहीं है कि खाली पेपर के अंदर ही पूछा गया। कई बार इंटरव्यू में पूछते थे पहले कि हाँ जी बताइए कहां से हैं? जो टीरी से हैं। विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में सुना है? हाँ जी। बताओ कौन कौन सी किताबें ले? ऐसे ज्ञान परखने के लिए। ठीक है, अब तो नहीं पूछते ऐसा। अब ये नहीं पूछते कि कहाँ के हो, क्या नाम है। अब कोड दिया जाता है, वो याद करके जाना पड़ता है अंदर। पहला प्रश्न यही होता है, आपका कोड क्या है इंटरव्यू में। ठीक है। 23 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में जन्म लिया। ये प्रसिद्ध कथाकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कम्युनिस्ट नेता विद्यासागर नौटियाल जीवन भर किसान और ग्रामीण जीवन से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को अपने साहित्य के माध्यम से मुखरित करते रहे। क्या थे? कम्युनिस्ट नेता थे। कौन? विद्यासागर नौटियाल जी जीवन भर किसानों और ग्रामीण जीवन से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को अपने साहित्य के माध्यम से मुखरित करते रहे। टिहरी राजशाही के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया था। किसके विरुद्ध? राजशाही के विरुद्ध भी संघर्ष किया। मैंने बता दिया आपको इनकी किताबें कौन कौन सी। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, भीम अकेला, ठीक है, झुंड से बिछुड़ा, उत्तरा बयां है, उत्तर बयां है, उत्तर बायां है आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। मूक बलिदान, भैंस का कट्टिया और हट जा पंचधार जैसी कहानियां बहुत चर्चित हुई उनकी। तो सबसे जो चर्चित है वो है भैंस का कट्टिया, इसलिए क्वेश्चन बना वहां से। ठीक है। मोहन गाता जाएगा शीर्षक से उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। क्वेश्चन बना कि मोहन गाता जाएगा यह किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है? आंसर विद्यासागर नौटियाल जी की है। ठीक है। उन्होंने साहित्य सेवा के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति, इफ्को साहित्य सम्मान और पहल सम्मान सहित कई सम्मान मिले थे। 12 फरवरी 2012 को बेंगलुरु में उनका निधन हो गया। ठीक है। विद्यासागर नौटियाल जी, यमुना के बागी बेटे, भैंस का कट्टिया, मोहन गाता जाएगा और भीम अकेला। सॉरी। अगला भजन सिंह सिंह। क्वेश्चन पूछा सिंह किसका उपनाम है? आंसर भजन सिंह जी का नाम। किसका नाम? जन्म 26 अक्टूबर 1905, पौड़ी, कोट साड़ा, सितौनस्यू गांव। सीता माता का मेला बताया था मैंने। क्या बोलते हैं सीता माता के मेले को? मंसार मेला, है ना। 12 सिंगे के सिंह से खोदा जाता है, एक पत्थर निकलता है, उन्हीं को बोला जाता है वो सीता माता है। पूजा होती है, मेला लगता है, अर्चना के बाद फिर वहीं पर खेत में क्या कर देते हैं, तो वो पत्थर दूसरी बार दूसरी जगह से निकलता है, ऐसा बताया जाता है। क्या होता है? उसी स्थान पर नहीं निकलता, दूसरे स्थान पर निकलता है। मंसार का मेला बड़ा मेला है पौड़ी का। ठीक है। बताया जाता है कि सीता माता वहीं पर धरती में समाई थी। ठीक है। गुड़दड़ी सुना है आपने? इंजीनियरिंग कॉलेज, बस उसी के आसपास। तो भजन सिंह सिंह इनका मैंने बताया 26 अक्टूबर 1905 पौड़ी में कोट साड़ा सितौनस्यू में हुआ था। भारत की आजादी के लिए संघर्षरत भारत नौजवान सभा। अब यहां से क्वेश्चन बना, भारत नौजवान सभा भजन सिंह सिंह की सदस्यता ग्रहण करके एक गुप्त योजना के अंतर्गत फौज में भर्ती हो गए। भारत नौजवान सभा में भर्ती हुए थे पहले। भारत नौजवान सभा वालों ने कहा कि फौज में भर्ती हो जाओ। फौज होती थी अंग्रेजों की, इसकी अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गए। 1926 से 1945 तक सैनिकों के बीच रहकर राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करते रहे। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे वो। कौन? भजन सिंह सिंह। यानी पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? भजन सिंह सिंह थे। सेना से अवकाश के उपरांत वो मृत्यु पर्यंत यानी 10 अक्टूबर 1996 तक हिंदी व गढ़वाली साहित्य के सृजन में लगे रहे। ठीक है। उन्होंने हिंदी व गढ़वाली में लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, जिसमें हिंदी में अमृत वर्षा, कौन सी? अमृत वर्षा, माँ। एक तो है इंग्लिश में है किताब मदर, वो है मैक्सिम गॉर्की की। इसकी कभी पढ़ना अगर समय मिला, मैक्सिम गॉर्की मदर। कौन सी? मदर। एक इन्होंने लिखी मां, भजन सिंह सिंह ने। प्रेम बंधन, कन्या विक्रय, मेरी वीणा,
आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, यहां से क्वेश्चन बना। कहां से? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? आंसर भजन सिंह सिंह की है। गढ़वाली में सिंहनाद, सिंह सतगई, गढ़वाली लोकोक्तियां वीर वधु देव की प्रमुख हैं। इनका नाम अंतरराष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी अंकित है। गढ़वाली लोकोक्तियां किसने लिखी? भजन सिंह सिंह ने लिखी। भजन सिंह सिंह ने लिखी, है ना। लोकोक्तियां समझते हो? गढ़वाली में पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो अपनी आधी बातें लोकोक्तियों में समझा देते थे। किसमें? हाँ। अगले हैं भाई डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। जन्म इनका, अच्छा पहले ही बता दूं, इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल चारण इनका उपनाम है। अपनी घुमक्कड़ी के कारण इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? चारण रखा था। उत्तराखंड का इतिहास लिखा इन्होंने, उत्तराखंड का इतिहास। थोड़ा सा मैंने बता दूं कि पुस्तकों में यहाँ पे 12 खंडों में लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लेना, पूरा नेट वेट पे चेक करके बता देना कि कितने खंडों में लिखा उन्होंने। तो जो किताबें बता रही हैं, जो विंसर परीक्षावाणी बता रही है, वो क्या बता रही है? 12 खंडों में, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा। बाकी गढ़वाली मेघदूत, वैसे तो गढ़वाली मेघदूत किसी और की है, जमलोकी जी की है, पर चलो ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, जन्म 12 नवंबर 1912 को पौड़ी में गहली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जरूर याद रखना भाई, गहली गांव, पौड़ी, गहली गांव। लेकिन इनकी कर्मस्थली दुगड्डा थी। कर्मस्थली कहां थी? 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीएचडी की उपाधि मिली, जिसका विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। क्या ये भी क्वेश्चन बना हुआ कि जब शिव प्रसाद डबराल चारण जी भूगोल विषय में पीएचडी कर रहे थे तो उनके जो विषय था वो क्या था, सब्जेक्ट क्या था? तो अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतु प्रवास। उपत्यका जानते हैं? उपत्यका का विलोम क्या होता है? आदित्यका। क्या होता है? उपत्यका मतलब नीचे, आदित्यका मतलब पहाड़ के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? आदित्यका। और नीचे वाले जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? उपत्यका। समझ में आया? तो ये क्लास वैसे भी उन लोगों के लिए है जो हिमालय की आदित्यकाओं और उपत्यकाओं में बैठे हुए बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते, ठीक है। चलो जी, तो हाँ जी, कर्मस्थली दुगड्डा रही, बता दिया मैंने। इनका जो विषय था वो था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। भूगोल में एमए की पीएचडी करने के बाद डॉक्टर डबराल इतिहास के अलावा अंग्रेजी और बांग्ला में कई रचनाएं प्रस्तुत की इन्होंने, ठीक है। उनके द्वारा लिखित और संपादित कुछ रचनाएं बता देता हूं मैं। नंबर 1, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन। दूसरा, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में। मैंने बता दिया कि इसको चेक कर लेना। कुछ किताबों में क्या नेट पे जो दिखा रहा है वो 18 दिखा रहा है, तो एक बार ढंग से चेक करके किसी ऑथेंटिक बुक में देख लेना इसको। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा। गुहादित्य, गोरा बादल, गोरा बादल से शायद क्वेश्चन बना है, गोरा बादल, ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह, पन्ना धाई, सदई, सदई से क्वेश्चन बना है शायद। सदई किसकी रचना है? आंसर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी की है। सती रमा, सती रमा। राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा परिचय, अतीत स्मृति और संघर्ष संगीत। गढ़वाली मेघदूत देखना जमलोकी जी की भी है मेरे ख्याल से। गढ़वाली में मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने किया ट्रांसलेशन? तो जमलोकी आएगा, कुछ लिखा हुआ नाम उनका, जमलोकी कास्ट होती है। धर्मानंद जमलोकी जी। कहां पढ़ा आपने? अच्छा, धर्मानंद जमलोकी जी की है भैया गढ़वाली मेघदूत। किसकी? धर्मानंद जमलोकी जी। पर इन्होंने भी गढ़वाली मेघदूत लिखी। उन्होंने मेघदूत का गढ़वाली भाषा में क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था, ठीक है, गढ़वाली बोली में। उन्होंने प्रेस भी खोली और वीर गाथा प्रकाशन के नाम से पुस्तकें प्रकाशित की। क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, शिव प्रसाद डबराल चारण किस नाम से प्रकाशित करते थे अपनी पुस्तकें? मतलब प्रकाशन जो था उनका वो क्या था? आंसर वीर गाथा प्रकाशन, वीर गाथा प्रकाशन। घुमक्कड़ी के शौक के चलते उन्होंने अपने नाम के अंत में चारण शब्द जोड़ दिया था।
शिव प्रसाद डबराल चारण जी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है यहां से, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किन्हें कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल चारण जी। और एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ कि इन्होंने अपने नाम के आगे चारण क्यों रखा? आंसर, घुमक्कड़ी के शौक के चलते इन्होंने अपना नाम क्या रखा? चारण रखा। दुगड्डा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। उन्होंने अपने सरूड़ा दुगड्डा स्थित घर का पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय खोलकर करीब 30,000 पुस्तकों, दुर्लभ पांडुलिपियों, पुरातत्व महत्व के सिक्कों एवं बर्तनों को संग्रह किया। वही कहां पर? सरूड़ा दुगड्डा जहां पर उनका घर था, वहां पर उन्होंने उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय खोला। 30,000 पुस्तकें, दुर्लभ पांडुलिपियां, पुरातत्व महत्व के सिक्के, बर्तन आदियों को संग्रह किया। उनका परिवार उत्तरांचल का एक ऐसा अनोखा परिवार है जिसमें 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं। क्या है? 24 नवंबर 1999, 24 नवंबर 1999 को स्वयं की पूर्व ज्योतिष गणना के अनुसार वे महाप्रयाण कर गए। पहले बता दिया था उन्होंने, 24 तारीख को नवंबर को 1999 को मैं क्या महाप्रयाण करूंगा। महाप्रयाण मतलब उस दिन मेरी मृत्यु होगी, उसी दिन हुई उनकी मृत्यु। ठीक है, गणना होती है, ज्योतिष गणित है, गणना होती है, कुछ पता चलता होगा। अगले भैया ललिता प्रसाद नैथानी जी। कौन? हाँ, मालिनी सभ्यता के खंडर क्वेश्चन पूछा एक बार, किसने लिखी? आंसर, ललिता प्रसाद नैथानी जी ने लिखी। एक बार क्वेश्चन पूछा कण्वाश्रम किसने लिखी? आंसर, ललिता प्रसाद नैथानी जी ने। और एक बार पूछा गढ़वाली चित्रकला शैली, आंसर ललिता प्रसाद नैथानी जी। तो बता दूं कि जन्म 1913 में पौड़ी गढ़वाल में नैथाना गांव, नैथाना के नैथानी, सुने हो नैथाना? ठीक है। लैंसडाउन में वकालत करते समय ये कर्म भूमि के प्रकाशन में हम संचालन में अपना योगदान देते रहे। कर्म भूमि है ना, काफी चर्चित पत्रिका थी कर्म भूमि। 1956 में उन्होंने कोटद्वार यानी गढ़वाल से सत्यपथ साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन संपादन शुरू किया। क्वेश्चन बन सकता है भाई, सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे उत्तराखंड के? आंसर, तो जब भी आप ललिता प्रसाद नैथानी जी का नाम बोलेंगे साथ में सत्यपथ बोल देना। क्या बोल देना? सत्यपथ। ठीक है, क्या बोलेंगे? सत्यपथ। क्योंकि चलो पहले आगे बता देता हूं मैं। सत्यपथ साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। गढ़वाल भावर तब और अब, गढ़वाल भावर तब और अब क्या है इनकी रचनाएं हैं। मालिनी सभ्यता के खंडर, सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो है वो यही है, मालिनी सभ्यता के खंडर। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका कण्वाश्रम है। कण्वाश्रम कहां पड़ता है? चौका घाट, कोटद्वार, कण्व ऋषि का आश्रम। शकुंतला जहां पर रुकी थी, चले गए थे जो दुष्यंत थे वो तो चले, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ, दुष्यंत तो कहां स्वर्ग लोक चले गए थे, मरे नहीं थे, गए थे, वापस भी आए थे। फिर देवताओं का सारथी जो था मातली, वो लेके आया था उनको, बल्कि उन्होंने कहा भी था वहां ऊपर से नीचे आते हुए, देखो हमारी जो पृथ्वी है वो नारंगी के समान दिखाई दे रही है। नारंगी मतलब संतरा, और संतरा दोनों तरफ से पिच का होता है, पृथ्वी भी दोनों तरफ से क्या, दोनों पोल्स पर पिच की हुई है। और साथ में जो आप ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर बोलते हो, उसका उन्होंने साहित्यिक भाषा में कुछ, कि दुष्यंत बोलता है मातली से कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ठंडा क्यों हो रहा है, यहाँ पर गर्म क्यों हो रहा है, लेयर्स के बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा है, इन्होंने, महाकवि कालिदास ने। ठीक है, और साथ में जब नीचे पुष्पक विमान उतरा तो दुष्यंत ने पूछा मातली से, देवताओं के सारथी मातली से, आवाज नहीं हुई कि इसमें पुष्पक विमान में। तो मातली ने कहा कि पृथ्वी लोक के पुष्पक विमानों में और स्वर्ग लोक के पुष्पक विमानों में यही अंतर है, स्वर्ग लोक के पुष्पक विमान मन गमन वेग से चलते हैं, जहां मन करेगा हमारा वहां चलेंगे और इनमें शब्द नहीं होता है। और आपके जो धरती लोक के, जो पृथ्वी लोक के जो पुष्पक विमान है वो क्या आवाज करते हैं। अब भगवान जाने क्या था, मैं भी नहीं जानता इतना, चलो ऐसा लिखा हुआ है पुस्तक में, है ना। तो आज बन चुके हैं ऐसे जहाज जो शब्द नहीं कर रहे हैं। इवन वॉल्वो के अंदर बैठो पता ही नहीं चलता गाड़ी में बैठे, आवाज आती है क्या? नहीं आती। ट्रैक्टर में बैठो तो पता चलेगा। मालिनी सभ्यता के खंडर, कण्वाश्रम, गढ़वाल चित्रकला शैली, गढ़वाल चित्रकला शैली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कौन? ललिता प्रसाद नैथानी जी। ठीक है, कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऋषि कण्व, कौन?
कण्व और अंगिरा नाम सुने हो? है? अरे यार, क्या सुना आपने कण्व और अंगिरा के बारे में? कण्व ऋषि और अंगिरा ऋषि के बारे में क्या सुना है? जो भगवान कृष्ण थे वो घोर अंगिरस के शिष्य थे। किसके थे? घोर अंगिरस के शिष्य थे। एक तो ये पढ़ते हैं हम लोग, एक हम पढ़ते हैं कि द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, छठा मंडल, इनकी रचना किसने की? किसने की बताओ जरा। पहला और 10वां मंडल तो बाद में जोड़ा गया, ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं। तो किसने की? बृहत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, कण्व, अंगिरा, बृहत्समद। चेक करो जरा, द्वितीय मंडल की स्थापना किसने की? ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की स्थापना नहीं बोलते, रचना किसने की? गृहत्समद। तीसरे की गृहत्समद विश्वामित्र, फिर वामदेव, अत्रि कौन? माता अनुसुईया के जो पति थे ऋषि अत्रि। फिर ऐसे ही पढ़ते हैं हम, कण्व, अंगिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने है? हाँ, ई ना। तो मंडलों की रचना किसने की? ये भी यूपीएससी ने किसी जमाने में क्वेश्चन पूछे। तो पहला जो दूसरा मंडल है वो गृहत्समद ने की थी उसकी रचना। ठीक है, चलो जी, एक क्वेश्चन और तैयार करा दिया मैंने। तो भैया, मालिनी सभ्यता के खंडर, कण्वाश्रम, गढ़वाल चित्रकला शैली आदि उनकी सुप्रसिद्ध कृतियां हैं। कोट द्वार में मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगले है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्र कुंवर बड़थवाल जी। कौन? चंद्र कुंवर बड़थवाल। ये थे भाई, इनका जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग मालाकोटी में हुआ था। ये मालकोटी और मायकोटी एक ही है क्या? अलग अलग है। मालकोटी गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम कुंवर सिंह बड़थवाल था। क्या नाम था? कुंवर सिंह बड़थवाल। बाद में जब साहित्य में आता है व्यक्ति तो नाम चेंज करता है, चंद्र कुंवर बड़थवाल। 14 सितंबर 1947 को मात्र 28 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। लेकिन अगर इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे आप तो गजब लिखते थे ये 28 साल में, क्योंकि थोड़ा सा निराशावादी हो गए थे। 6 रोग हो गया था इनको। क्या हो गया था? ये बाहर गए पढ़ने, और उस जमाने में बाहर गरीबी थी, धन वन उतना होता था, टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो लास्ट में इन्होंने जो लिखा ना, उसको लिखकर, उसको पढ़कर भाव विभोर हो जाएंगे आप। किसको? चंद्र कुंवर बड़थवाल जी को। ठीक है, इन्होंने बहुत कम समय में ही अपनी रचनाशीलता का ऐसा परिचय दिया कि संपूर्ण साहित्य जगत विस्मित सा रह गया। क्या रह गया? विस्मित सा रह गया। हिंदी साहित्य में इन्हें निराला के समकक्ष रखा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े नाम है, उनके समकक्ष रखा जाता है। किनको? वो तो मृत्यु हो गई, 28 साल का लड़का ही समझो। 28 साल में क्या होता है? युवा होता है व्यक्ति। तो हिंदी साहित्य में इन्हें निराला के समकक्ष रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों, अब छायावादी कवियों में कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, तितली, कंकाल, है ना? लिखा है जयशंकर प्रसाद? नहीं लिखा? जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, गिल्लू वाली महादेवी वर्मा। अगर इन सब की साहित्यिक संसार को किसी एक कवि में देखना है तो वो कवि कौन है? चंद्र कुंवर बड़थवाल। तो कभी कभी भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ में क्या छीन लेता है? जीवन। जीवन नहीं दिया इन्हें। ठीक, कुछ ना दे ऊपर वाला, क्या दे दे? जीवन दे दे, तो वो भी प्रसन्नता की बात है। ठीक है। इसीलिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता, तो मैं बोलता हूं भूलना वरदान है। क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा एक बार में पढ़ के सारी किताब याद हो गई तो ये समझ लेना कि आपको भगवान ने कुछ स्पेशल शक्तियों के साथ क्या किया है? भेजा है। आप स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ जैसे हो, 39 से ज्यादा नहीं बचोगे। कितने से ज्यादा? और अगर आप भूल रहे हो तो आपके पास एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं याद करने के। एक है रिविजन, दूसरा है रिविजन, और तीसरा भी है रिविजन। तो अगर आप इस तरह से याद कर रहे हो, इसका मतलब आप सामान्य व्यक्ति हो, 100 साल तक जियोगे। कब तक जियोगे? क्योंकि जो ऊपर से लेस होके आते हैं ना विशेष शक्तियों के साथ, उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। समझ में आ गया? तो आप अपने आप को सामान्य माने, और भूलना एक वरदान है, ये मान के चले। भूलना कोई अभिशाप नहीं है।
ठीक है, बस ये होता है किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, कोई 10 बार याद करता है तब याद होता है, किसी को 100 बार में भी होता है याद। कितनी बार में? 100 बार में। समझ में आया? 100 बार जब वो याद करेगा तब जाके याद होगा। सारा खेल कंसंट्रेशन का। आप अपने ब्रेन को कैसे काम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हर पॉइंट को इस तरह से पढ़ रहे हो कि ये मेरे मुख्य परीक्षा में जब चंद्र कुमार बर्थवाल आएगा लिखने के लिए, तो मैं लिखूंगा वहां पर या लिखूंगी कि हिंदी साहित्य में इन्हें निराला के समकक्ष रखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि किसी को अगर हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साहित्यिक संसार को किसी एक कवि में देखना हो तो वो कवि कौन है? चंद्र कुमार बर्थवाल है। बढ़िया नंबर मिलेंगे, खुश हो जाएगा कौन? एग्जामिनर। समझ में आया? ठीक है जी। कविता के अलावा इन्हें निबंध, कहानियां, एकांकी, आलोचना, गद्य आदि विद्याओं पर भी लिखा भाई इन्होंने। हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन 1945 में हुआ इनका। हिमवंत कविता संग्रह 1940। ये तो मर गए, चलो 47 में मरे ना, 28 साल की उम्र में। काफल पाक्कू, सबसे ज्यादा बार जो मैंने क्वेश्चन देखा वो देखा काफल पाक्कू। चिड़िया होती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, वो बताती है काफल पाक्कू क्या बोलती है, पता चल जाता काफल पक गए। काफल समझते हो क्या? ये काफल है कि काफल है? ये काफल है कि काफल? ठीक है, बिहार के किसी व्यक्ति ने पूछा ना कि ये काफल है, उसने कहा ये काफल है। ठीक है, तो काफल पाक्कू को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचानकर प्रेमचंद्र अभिनंदन ग्रंथ के स्थान दिया गया। भाई इनकी और बहुत सारी किताबें हैं, आपकी इन पुस्तकों में नहीं दे रखी है, लेकिन साहित्य में बहुत सारा है इनका। ठीक है, इनके मित्रों ने फिर इनका प्रकाशन दिया, तब इनको पहचान मिली। अगले व्यक्ति हैं ठीक, आचार्य भास्करानंद लोहानी। कौन है भाई? भास्करानंद लोहानी। जन्म भाई 1922 में। अंक ज्योतिष, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, भाई इतने शास्त्र। वास्तुशास्त्र छोटी मोटी चीज थोड़े होता है, वास्तुशास्त्र पढ़ना मतलब बहुत कठिन। धर्मशास्त्र तो फिर इसका तो कोई था ही नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र आदि के विद्वान भाई। ज्योतिष भी पढ़ रहे, कर्मकांड भी पढ़ रहे, धर्मशास्त्र भी पढ़ रहे। कैसे लोग रहे होंगे भाई? यहां परीक्षा वाणी नहीं हो रही आप लोगों से, है ना। ये अंक शास्त्र, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि के विद्वान, लेखक, पंचांगकर्ता। पंचांग समझते हो, जिसमें सब तिथियां लिखी होती हैं, बताया होता है। संपादक, पत्रकार, ये सब चीजें इनकी खूबियां थी। 1956 से 1977 तक ये प्रदेश के सबसे पुराने साप्ताहिक हिंदी, प्रदेश का सबसे पुराना साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र। ध्यान रखना, सबसे पुराने के साथ साप्ताहिक भी याद रखना। क्या याद रखना? दैनिक नहीं है, साप्ताहिक है। क्या है? सबसे पुराने साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र शक्ति से संबद्ध रहे। क्या रहे? यानी इन्होंने भी लिखा शक्ति में। शक्ति नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था उसमें इन्होंने भी लिखा। हिंदी मासिक पत्रिका अग्रहायण, हिंदी मासिक पत्रिका पत्र अग्रहायण का 1965 में अध्याविधि निरंतर संपादन करते रहे। साहित्य साधना के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। विद्वान थे आचार्य भास्करानंद लोहानी। क्लियर हो गया? प्रोफेसर डी शर्मा अगले व्यक्तित्व है। जन्म इनका 1924 नैनीताल जंगलिया गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये उत्तर भारत में अपनी श्रेणी के जाने माने प्राच्यविद और भाषा शास्त्री थे। 1 दर्जन से अधिक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले। 1 दर्जन से ज्यादा, है ना। ल्यूसेंट की हिंदी नहीं हो रही ग्रुप सी के लिए, वो 1 दर्जन से ज्यादा भाषाओं का क्या व्याकरण और पढ़ना पड़ता है ना भाई। तो ये छोटे मोटे नाम नहीं है। डी शर्मा जी, प्रोफेसर डी शर्मा 1 दर्जन से अधिक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले श्री शर्मा जी ने अब तक उत्तराखंड की भाषाओं पर आधे दर्जन से अधिक, हिंदी में 10, पंजाबी में 1, संस्कृत में 2, अंग्रेजी में 16, हिंदी में 2 अनुदित ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में भाषाओं पर 12 भागों में प्रकाश्यमान अनुसंधान योजना के लिए 1984 में नेहरू फेलोशिप और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा एमेरिट्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हिमालयी क्षेत्रों का सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल बायोग्राफिकल
सेंटर कैम्ब्रिज इंग्लैंड द्वारा वर्ष 1997-98 के लिए इन्हें वर्ष का अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया। 1997-98 के पर्सन ऑफ द ईयर, वर्ष के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था। संस्कृत में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सन 2000 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। किनको? प्रोफेसर डी शर्मा। तो भाई हिमालय क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी कर रहे थे, जनजातीय भाषाओं में शोध और लेखन का कार्य भी कर रहे थे। तो ऐसा थोड़े घर में बैठे रहे होंगे, जनजातियों के बीच में जाना पड़ा होगा, उनकी भाषा में पूछा होगा भाई क्या 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 बोलते हैं आप, इसका क्या मतलब होता है। तो बहुत काम किया प्रोफेसर डी शर्मा। कुछ लोग होते हैं ऐसे। अगले हैं भैया मोहनलाल बाबुलकर। कौन है? मोहनलाल बाबुलकर। हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज, पशुधन, सूरजमुखी की खेती, अंधेरे से उजाला, ये इनकी रचनाएं हैं। अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं मोहनलाल बाबुलकर। आंचलिक साहित्यकार है। निम्नलिखित में से कौन आंचलिक साहित्यकार हैं? एक अंचल विशेष के बारे में ही जो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आंचलिक साहित्यकार का मतलब होता है कि अगल बगल जो अपना एक, समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा कि निम्नलिखित में से कौन आंचलिक साहित्यकार हैं? आंसर मोहनलाल बाबुलकर। तो उच्च कोटि के आंचलिक साहित्यकार मोहन बाबुलकर का जन्म 1931 में देवप्रयाग के मुछियाली गांव में हुआ था। भाई कहां हुआ था? किसको बोलते हैं मुछियाला? पहले माचिस नहीं होती थी, पहले एक चूल्हे से, वैसे किसी का चूल्हा मतलब रात भर क्या पानी नहीं डालते थे, जल रहा है, वहां से फिर उस पर रिंगाल के उस पर लाना पड़ता था, तब अपना चूल्हा जलता था। माचिस थोड़े होती थी पहले, लाइटर वाइटर कुछ नहीं होते थे। और पूरे उत्तराखंड में एक मंदिर था, फिर वो भी तो था। अगर माना आग सारी जगह बुझ गई तब क्या करेंगे? हालांकि एक लगाने का एक तरीका और होता था, लेकिन एक मंदिर है जहां 3 युगों से क्या हो रही, अग्नि प्रज्वलित है, उसको बोलते हैं त्रिजुगी नारायण, जहां पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। मैरिज डेस्टिनेशन बन चुका है आजकल, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं वहां शादी करने, है ना। भगवान शिव और पार्वती का विवाह कहां हुआ? त्रिजुगी नारायण। कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। केदारनाथ जाते समय पड़ता है, एक अलग रोड कटती है मेरे ख्याल से उसके लिए ना। आगे भैया डॉक्टर शशिधर शर्मा। पहले मैं मोहन बाबुलकर जी के बारे में बता दूं, देवप्रयाग के मुछियाली ग्राम में हुआ था। उनके द्वारा रचित सभी रचनाओं की विषय वस्तु जो है उत्तरांचल ही है। तो देखो ना, रचित सभी रचनाओं की विषय वस्तु उत्तरांचल ही है। क्या है? उत्तरांचल ही है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज, पशुधन, सूरजमुखी की खेती, अंधेरे से उजाला। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एक हमारे जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने किस पर गाया बताओ? क्यों बोला जाता है उनको लोक कलाकार? उन्होंने किसी अमेरिका पे नहीं गाया, सिर्फ अगल बगल पर गाया। क्या गाया? अगल, टिहरी डैम पर गाया। ऐसा गाया कि क्या बताऊं, किसी ने गाया वैसा? क्या गाया? हाँ, ऐसा गाया कि जब वो टिहरी डैम डूब रहा था तो लोग रो रहे थे, ऐसा गाया। फिर जंगलों पर गाया कि भाई वनों को मत काटो, ना काटा ना काटा, क्या यूं डालियों ना काटा, समझ में आया। फिर पलायन पर गाया। फिर किस पर गाया? मेलों पर भी गाया कि भाई चरखी में मत बैठ, भाई ना बैठ ना बैठ चरखी में। और किस पे गाया? राजनीति पे गाया। सत्ता बदल दी, नौ छमी न रहना। अभी फिर उसके बाद कद गया खेलू। कितना खाएगा भाई, है क्या? मीट भात। सत्ता परिवर्तन करने में नेगी जी का योगदान रहता है आधे से अधिक। फिर लिख दिया उन्होंने इस बार, क्या लिख दिया? प्रजा की प्रजा रह गए कि हम लोकतंत्र में जो सेवक थे वो क्या बन गए? राजा बन गए, और हम प्रजा के प्रजा रह गए। अब क्या होता है, फिर दिमाग में तो बैठ जाता है यहाँ के लोगों के। नेगी जी ने बोल दिया एक बार कि देहरादून आना है, क्या आना है, फिर पूरा उत्तराखंड पहुंच जाता है। ठीक है, तो जैसे ऐसे ही होते हैं साहित्यकार, आंचलिक साहित्यकार, सिर्फ उत्तराखंड के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में? सिर्फ उत्तराखंड अगल बगल के बारे में लिखेंगे, तो आंचलिक साहित्यकार। इतना समझ में आया? अच्छा, कुछ साहित्यकार ऐसे थे जो आगे भी लिख रहे थे। मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, या क्या मतलब बाहर की चीजों पर भी लिखते हैं, जो अपने अंचल से बाहर की चीजों पर लिखते हैं, फिर वो आंचलिक साहित्यकारों की श्रेणी में नहीं आते। आंचलिक साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं मोहनलाल बाबुलकर।
अगले हैं भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, डॉक्टर शशिधर शर्मा। डॉक्टर महामहोपाध्याय, क्या बोला जाता है इनको? महामहोपाध्याय। इतने विद्वान लोग थे ये लोग। क्या थे? लोगों को भारत रत्न मिलता है, आदि गुरु शंकराचार्य ने विश्व रत्न दिया। क्या दिया? भारत रत्न से बड़ा होता है विश्व रत्न। क्या होता है? ये भारत छोटा देश है, विश्व बहुत बड़ा है। तो विश्व रत्न किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। किसको? डॉक्टर शशिधर शर्मा। तो अगर आदि गुरु शंकराचार्य किसी की विद्वता से क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ बात होगी उनमें। संस्कृत साहित्य के अप्रतिम विद्वान, बेजोड़ लेखक, उच्च श्रेणी के शिक्षाविद, महाकवि, महामहोपाध्याय और शास्त्रार्थ महारथ, शास्त्रार्थ जैसी गौरवशाली उपाधियों से विभूषित श्री शर्मा जी का जन्म 1932 में हुआ था। यह देश के पहले प्राध्यापक हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य की अनन्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 से सम्मानित किया। क्या किया गया भाई? संस्कृत साहित्य की अनन्य सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 से सम्मानित किया गया। कुछ ऐसा एक ऐड आता है जिसमें एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो लिख रहे होते हैं, संस्कृत के विद्वान होते हैं, तब तक उनका बेटा आता है, उनको बेटा बोलता है कि आपको संस्कृत साहित्य की अनन्य सेवा के लिए क्या राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। तो वो कहते हैं बेटे, मतलब संस्कृत साहित्य की मैंने नहीं की है सेवा, संस्कृत ने मेरी सेवा की। क्या की है? मेरी जो दाल रोटी जो भी चल रही थी वो इस भाषा की वजह से क्या हुई है? चली है। समझ में आया? ऐड देखे हो? हाँ, चलो। तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 भाई, ठीक है। बिना पीएचडी के, पीएचडी नहीं की इन्होंने, बिना पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले विश्व भर में अपवादों में से एक है। वैसे भी जो विद्वान होते हैं ना, वो डिग्रियों पे भरोसा नहीं करते ज्यादा, सरकार की डिग्रियों पे। वो अपना अध्ययनरत रहते हैं और वो उनका उद्देश्य भी नहीं होता कि बहुत सारे तमगे लगा दें अपने उस पर। वो अपना अध्ययन करते रहते हैं, उन्हें उसी में आनंद आता है और अपने अध्ययन से क्या करते हैं? समाज को अच्छा देते हैं, बदलने का बदलते नहीं है, बताते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है। तो विश्व भर के अपवादों में से एक है भाई। पीएचडी की नहीं लेकिन डीलिट की उपाधि मिली उनको 1991 में। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी ने विश्व रत्न की उपाधि देकर अलंकृत किया। कांची कामकोटि के शंकराचार्य ने आजीवन 1000 रुपए प्रतिमाह मान देने संबंधी सम्मान प्रदान किया और पुरी के शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ महारथ का मानद उपाधि से अलंकृत किया। तो संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान थे कौन? डॉक्टर शशिधर शर्मा। और उनको बहुत छोटे से उसमें उनका क्या कर दिया? जीवन वृत्तांत दे दिया। काम बहुत बड़े थे उनके, ठीक है, विद्वान थे बहुत। अगले हैं गोपेश्वर कोठियाल जी। कौन है? गोपेश्वर कोठियाल जी हैं भाई। युगवाणी सुना है आपने? देहरादून से युगवाणी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, हाँ, तो युगवाणी के लिए जाने जाते हैं ये गोपेश्वर कोठियाल। आचार्य गोपेश्वर कोठियाल का जन्म टिहरी के उदखंडा गांव में, कहां पर भाई? उदखंडा गांव में फरवरी 1909 में हुआ था। 1935 में उच्च शिक्षा प्राप्त करके देहरादून पहुंचे। उन दिनों टिहरी गढ़वाल राज्य अनेक प्रकार के असंतोषों से उभर रहे जन आंदोलनों का केंद्र बिंदु बना हुआ था। अतः जिस प्रकार 1939 में उत्तराखंड में कांग्रेस की आवाज बुलंद करने और स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन की आंदोलन बनाने के लिए भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया आदि ने मिलकर कर्म भूमि का प्रकाशन प्रारंभ किया था। भक्त दर्शन, भैरव दत्त धूलिया, कर्म भूमि का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक उसी प्रकार टिहरी रियासत के जन आंदोलन और टिहरी राज्य प्रजामंडल की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 1947 को इन्होंने गोपेश्वर प्रसाद कोठियाल जी ने भगवती प्रसाद पांथरी, तेजराम भट्ट जी के साथ मिलकर देहरादून से युगवाणी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। क्या किया था भाई? देखो, भक्त दर्शन, भैरव दत्त धूलिया जी की जो कर्म भूमि है ना 1939, उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की आवाज बुलंद की थी, स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक क्या किया था? पहुंचाया था। लेकिन टिहरी रियासत के जन आंदोलन और टिहरी राज्य प्रजामंडल की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का काम गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट जी ने क्या किया? युगवाणी का प्रकाशन किया। कहां से किया? देहरादून से किया। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी भाई? बाद में प्रकाशन तथा संपादन का सारा भार गोपेश्वर कोठियाल जी के कंधों पर आ गया और उन्होंने इस भार को बखूबी निभाया। क्लियर हो गया? क्लियर?
अब आगे के मैं फिर आगे बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा।